देखिए स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 विज्ञान का एक और नया लेक्चर। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर तक हम चैप्टर 1 की जो थ्योरी है उसको कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम एक्सरसाइज की तरफ हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम जब भी चैप्टर कंप्लीट करेंगे उसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे जो चैप्टर के बाद है। उसके बाद फिर चैप्टर के जो अंदर क्वेश्चन होते हैं, उदाहरण भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं, उनको सोल्व करेंगे। इसके बाद मैं आपको चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि आपको पता होगा स्पेशली यूपी बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक विषय में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं जिनका आंसर हमें OMR शीट पर देना होता है। तो हम हर चैप्टर से प्रयास करेंगे कि आपको 20 से 25 क्वेश्चन मैं आपको उपलब्ध करा सकूं। तो आज के लेक्चर में हम पहला जो चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसके मैंने आपको 5 लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया है और बहुत अच्छे से मैंने प्रयास किया है कि आपको समझा सकूं। और जो मुझे कमेंट या फ़ोन कॉल के माध्यम से बताते हैं तो एक ठीक रेस्पॉन्स भी आ रहा है कि हाँ बच्चों को समझ में आता है। देखिए इस लेक्चर में मैं आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज तो सोल्व नहीं करा रहा हूँ, वो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेकिन इस चैप्टर में एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले जो महत्वपूर्ण बातें आपको जिनकी जरूरत पड़ेगी हम उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने बोर्ड पर देखिए कुछ आपके लिए चार्ट जैसा बनाया हुआ है और लिखा है आयन व मूलकों के नाम। क्योंकि आप देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण जो चैप्टर है हमारा, इसमें हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया लिखने के लिए आएंगी। उन रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद जो होते हैं उनके नाम से उनके सूत्र कैसे बनते हैं, या सूत्र लिखा होगा तो उसका नाम कैसे निर्धारित करते हैं, वो हमें आना चाहिए। तो जब मैंने आपको ये चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने ये भी कहा था कि जो नाम आ रहे हैं उनको आप एक अलग टेबल पे बनाते रहिएगा, क्योंकि नए नए यौगिकों के नाम आ रहे थे तो आपने निश्चित बनाया होगा, वो चार्ट बनाया होगा अगर आप मेरी बात मानते हैं तो। अब ऐसे लगता नहीं है कि क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं वो टीचर्स की बात कम मानते हैं, अपने मन से ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन आपको माननी चाहिए। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आपके लिए देखिए मैंने जो आज चार्ट बनाया है, इस चार्ट के माध्यम से आपके लिए यौगिकों के नाम याद रखना या यौगिकों के नाम से उनका सूत्र लिखना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पर मैंने देखिए क्या लिखा है, आयन व मूलकों के नाम। तो आयन हम कहते हैं कि जब कोई तत्व होता है अपने इलेक्ट्रॉन त्याग दे या ग्रहण कर दे तब वो आयन बनता है। जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उसे हम धनायन, और उस पर उतना धनावेश आता है जितने उसने इलेक्ट्रॉन त्यागे होते हैं। ऐसे ही जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो उस पर ऋणावेश आ जाता है, उतना ही ऋणावेश आता है जितने उतने उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होते हैं, और उसी स्थिति में वो किसी अन्य आयन से जुड़ता भी है। मूलक कहते हैं कि जब एक से ज्यादा तत्व उपस्थित हो और उस पर कोई चार्ज होता है उसको हम मूलक बोलते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाने की कोशिश की है जिसमें आयन और मूलक दोनों लिखे हुए हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने लिखा 1 2 3 4। ये जो मैंने नंबर लिखे हैं ये उनकी संयोजकता है, क्योंकि आप जब चौथा चैप्टर पढ़ेंगे वहां आप संयोजकता को समझेंगे। फिलहाल मैं ऐसे ही बता देता हूँ। संयोजकता का मतलब होता है एक ऐसी संख्या जिससे कोई तत्व या मूलक किसी अन्य तत्व या मूलक से जुड़ता है, जिस संख्या का प्रयोग करके। अर्थात सीधे सीधे कहें कि जैसे मान लीजिए ये सब आप देख रहे होंगे टेबल में, ये सब प्लस वाले लिखे हैं जिन पर प्लस चार्ज है। तो इन पर प्लस चार्ज जितना है उतना ही नंबर मैंने ऊपर लिखा है। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए 1 प्लस है, 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 1 प्लस है। तो इन सब पर 1 प्लस चार्ज है तो मैंने वहां 1 नंबर लिखा है। इन सब पर 2 प्लस के चार्ज है तो वहां 2 नंबर लिखा है। इन पर 3 प्लस के चार्ज है 3 नंबर है। उस पर 4 प्लस के चार्ज है तो 4 नंबर है। तो देखिए जो ये चार्ज लिखे हैं जितने नंबर हैं उतने नंबर मैंने ऊपर लिखे हैं, तो वो इन आयनों या मूलकों की संयोजकता लिखी हुई है मैंने। अर्थात इन सब की जो संयोजकता है वो एक है। माने लिथियम आयन, एक्चुअली में लिखना चाहिए था मुझे लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, लेकिन आप समझ जाइए आयन फॉर्म में लिखे हैं तो ये आयन ही है। इनके नाम है, Li को लिथियम बोलते हैं, Na को सोडियम बोलते हैं, K को पोटेशियम बोलते हैं, Rb को रुबिडियम बोलते हैं, NH4+ को अमोनियम बोलते हैं। ये है मूलक, ये आयन है। ये सब क्या है, ये आयन है यहाँ तक, और ये मूलक आ गया है, फिर से ये आयन आ गया है। तो देखिए मैंने ये सब मिक्स करके लिख दिए हैं, और हम एक काम भी करेंगे, और भी कोई आते जाएंगे तो इस टेबल में बढ़ाते जाएंगे। जैसे आप धीरे धीरे और आगे
थोड़ा सा चैप्टर पढ़ेंगे, कोई ध्यान आ जाता है, जब मैं अभ्यास कराऊंगा कोई आता है तो इसको बढ़ाते जाना, मैं बताता जाऊंगा आपको। तो इसको टेबल को आपको बनाना भी है। तो देखिए समझिए इसे, तो जो मैंने लिखे हैं तत्व के ऊपर चार्ज लिखा है तो उनको हम बोलते हैं आयन। और जब एक से ज्यादा तत्व, देखिए एन भी है एच भी है, तो एक से ज्यादा तत्व है और चार्ज लिखा है तो फिर इसको क्या बोलते हैं, मूलक। तो मैंने तत्व और मूलक एक साथ ही लिख दिए हैं। अब आप कहेंगे कि जी इन पर प्लस चार्ज है, तो यहाँ प्लस का नंबर क्यों नहीं लिखा? वो प्लस का नंबर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जब आप 11वीं क्लास में आएंगे तब आप पढ़ेंगे कि जो चार्ज, अगर इस संख्या के आगे चार्ज लगा दे, मतलब चिन्ह लगा दे, सॉरी, यदि संख्याओं के आगे चिन्ह लगा दे तो उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या। उसका हमारा यहाँ फिलहाल अभी मतलब नहीं है, हालांकि आएगी, अपचयोपचय अभिक्रिया करके आएगी, उसमें जरूरत पड़ सकती थी, लेकिन हम उस तरीके से करते नहीं हैं 10th में, तो इसलिए ऑक्सीकरण संख्या का कोई यूज है नहीं 10th में। तो आपको संयोजकता जरूर पता होनी चाहिए। तो जिस पर जितना चार्ज होता है वो उसकी संयोजकता होती है। तत्व किसे आयन किसे कहते हैं? जब तत्व पर चार्ज लिखा होता है। मूलक किसे कहते हैं? जब एक से ज्यादा तत्व उपस्थित हो और उस पर चार्ज हो, उसे मूलक बोलते हैं। तो फिलहाल इन सब में एक ही मूलक लिखा हुआ है, देखिए NH4, क्योंकि जो माइनस वाले आएंगे वो ज्यादा है मूलक, तो उनकी संयोजकता होगी उतनी, क्योंकि चार्ज तो हम लिखेंगे नहीं, इन संख्या के आगे हम चार्ज नहीं लिखने वाले हैं, क्योंकि हम केवल संयोजकता बता रहे हैं और संयोजकता का कोई चिन्ह नहीं होता है। संयोजकता केवल और केवल किसी आयन या मूलक पर जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, उस संख्या को कहते हैं। तो इन पर सब पर प्लस 1 चार्ज है तो इसलिए संयोजकता 1 है, इन सब पर प्लस 2 चार्ज है इसलिए इसकी संयोजकता 2 है, इन पर प्लस 3 चार्ज है तो संयोजकता 3 है, उस पर प्लस 4 चार्ज है तो उसकी संयोजकता 4 है। ये मैंने सारे धनात्मक वाले लिखे हैं। जब आप ये नोट कर लेंगे तो मैं ऋणात्मक वाले लिख दूंगा फिर इसके बाद, तो आप ये समझिए कि, और फिर जब हम ऋणात्मक वाले लिख लेंगे, उनकी संयोजकता लिख लेंगे, तो मैं आपको यौगिक बनाना बताऊंगा, या नाम दिया होगा तो यौगिक का सूत्र लिखना बताऊंगा। तो आप इसको बहुत सही से समझने की कोशिश करनी है। तो देखिए मैंने आयनों के आगे उनके नाम लिखे हैं, यहाँ के मैंने पढ़ के बता दिए। यहाँ पर देखिए Be+2 को बेरिलियम, Mg को मैग्नीशियम, Ca+2 को कैल्शियम, Ba+2 को बेरियम, Cu+2 को, तो यहाँ से एक चीज देखिए, यहाँ भी Cu आ रहा है, यहाँ भी Cu आ रहा है। तो कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जिनकी संयोजकता फिक्स नहीं होती, अर्थात जिन पर जो आवेश होता है वो निश्चित नहीं होता, वो बदलते हैं अपने चार्ज को। तो Cu के 2 चार्ज संभव है, 2 आवेश संभव है, एक तो Cu+, एक Cu+2। तो मैंने चैप्टर पढ़ाते हुए भी कहा था, ऐसे तत्व जो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, बदलती हुई संयोजकता, अर्थात जिनकी संयोजकता निश्चित नहीं होती है, तब जब वो अपनी कम वाली संयोजकता यूज करते हैं, जैसे कॉपर यहाँ एक तो यूज कर रहा है +1, यहाँ कर रहा है 2, तो ये कम वाली तो यहाँ यूज कर रहा है ना, तो इसके नाम में लगेगा अस, तो इसलिए इसका नाम होता है ऐसी स्थिति में Q+। और जब ये अपनी ज्यादा वाली संयोजकता यूज कर रहा है तो उसको बोलते हैं क्यूप्रिक, इक यूज करेंगे बाद में, क्यूप्रिक। जैसे आप Fe को देखिए, Fe की एक 2 होती है और एक 3 होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक होगी 2 होगी, भाई कुछ भी होगी लेकिन 2 तरीके की होगी। तो जैसे Fe की 2 है और एक 3 है, तो जब उसने कम वाली यूज की तो अस लगेगा, तो फेरस, और जब ज्यादा वाली यूज करेगा तो क्या लगेगा, इक, फेरिक। जैसे Sn को देखिए, Sn की एक 2 होती है, एक 4 होती है, तो जब वो कम वाली यूज कर रहा है तो नाम में आएगा अस, माने स्टेनस, और जब वो 4 वाली यूज कर रहा है तो नाम हो जाएगा स्टेनिक। ऐसे यहाँ पर देखिए Pb है, तो Pb की +2 होती है, चलिए तो खैर परिवर्ती नहीं प्रदर्शित करा तो लेड बोलते हैं इसको। यहाँ पर देखिए Al+3 की को एल्यूमिनियम बोलते हैं, +3 चार्ज है तो संयोजकता 3 है। Fe का मैंने पहले बता दिया आपको। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं है कि यही आयन या मूलक होते हैं, और भी होते हैं। आपको जैसे जैसे ध्यान आते जाएंगे या मुझे ध्यान आएंगे, एक्सरसाइज करेंगे माने, तो इस टेबल में हम इनको बढ़ाते जाएंगे। तो अभी मैंने केवल धनात्मक आवेश वाले आयन और मूलक लिखे हैं। और एक बात और बताइए आपको मैंने कि कुछ तत्व अर्थात ऐसे होते हैं जिनमें 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करने का गुण होता है। जब वो तत्व अपनी कम वाली संयोजकता यूज करते हैं तब उनके नाम में अस, और जब ज्यादा वाली यूज करते हैं तो उनके नाम में इक शब्द का प्रयोग करते हैं, बाद में लगाते हैं। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जिनके नाम 2 तरीके के नाम होते हैं, घर पे कुछ और नेम होता है, स्कूल का नेम कुछ और होता है, अर्थात निक नेम कह देते हैं, किसी को चढ़ाने के लिए भी हम नाम रख लेते हैं। तो ऐसे ही करके कुछ तत्व हैं ऐसे, क्योंकि जब आप 11वीं क्लास में आएंगे तो वहां आप पढ़ेंगे एक डी ब्लॉक होता है, तो डी ब्लॉक के तत्व अक्सर ऐसा करते हैं कि वो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो फिलहाल आप इस टेबल को नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको ऋणात्मक आवेश वाले आयन और मूलकों के नाम लिख देता हूं, और फिर उसके बाद हम यौगिकों के सूत्र लिखकर देखेंगे या सूत्र से नाम लिखकर देखेंगे। तो नोट कर लीजिए इसको।
देखिए इसके बाद मैंने यहाँ पर ऋणात्मक आयन और ऋणात्मक मूलक लिखे हैं और उनके नाम भी लिखे हैं। तो देखिए फिर से वही, जिन पर एक माइनस चार्ज है उनकी संयोजकता 1 है, जिन पर 2 माइनस के चार्ज है उनकी संयोजकता 2 है, और जिन पर 3 माइनस के चार्ज है उनकी संयोजकता 3 है। तो संयोजकता प्लस वालों की भी थी यही और माइनस वालों की भी यही है, क्योंकि संयोजकता का कोई चिन्ह नहीं होता है। तो देखिए इनके नाम मैंने लिखे हैं, जैसे F माइनस है तो फ्लोराइड आयन तो है ही, कभी आप सोचे आयन क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि F माइनस है तो फ्लोराइड आयन, लेकिन वो बार बार लिखना पड़ता है इसलिए नहीं लिखा मैंने। तो फ्लोराइड, Cl माइनस को क्लोराइड, Br माइनस को ब्रोमाइड, I माइनस को आयोडाइड, OH माइनस को हाइड्रोक्साइड, NO2 माइनस को नाइट्राइट, टै लिखा है, ध्यान से समझिए, नाइट्राइट, NO3 माइनस है तो नाइट्रेट, ClO3 माइनस है तो क्लोरेट, ClO4 माइनस है तो परक्लोरेट। यहाँ पर देखिए O-2 ऑक्साइड, S-2 सल्फाइड, SO4 -2 सल्फेट, ये मूलक है, ये सब मूलक है क्योंकि इनमें एक से ज्यादा तत्व हैं और चार्ज है उन पर। तो यहाँ तक ये ऊपर को तत्वों के आयन है, मीन्स आयन है, ये मूलक है, ऐसे ये तत्व है और ये मूलक है। यहाँ देखिए N-3 है तो नाइट्राइड, कंफ्यूजन नहीं होना, ये नाइट्राइड था, टै है लास्ट में, वहां डै है, तो ये नाइट्राइड है जब N होगा। P-3 फास्फाइड, PO4 -3 फॉस्फेट, ये काफी आएंगे नाम में। तो देखिए ऋणात्मक में मूलक भी ज्यादा है तो उनकी संयोजकता मैंने लिखी है। तो ये आपको नाम के साथ और किसकी कितनी संयोजकता होती है ये याद करने पड़ेंगे। इसको आप संयोजकता चार्ट भी कह सकते हैं इजी वे में समझने के लिए। और ऐसा नहीं है कि यही आयन और मूलक होते हैं, आपका 10th क्लास में इतनों से काम चल जाएगा, इसलिए मैंने इतने ही लिखे हैं, और कुछ आएंगे तो हम इसमें ऐड करते जाएंगे उसी कॉलम में। अब आप सोच रहे होंगे हम O को तो ऑक्सीजन बोलते थे, फिर ऑक्साइड क्यों कह रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जब O पर 2 नेगेटिव चार्ज हैं तो इसका मतलब ये किसी से जुड़ा हुआ जरूर होगा, ये बड़ा समझने की बात है। देखिए जब कोई आयन होता है, चाहे वो धनायन हो ऋणायन हो, ऐसे जब कोई मूलक होता है, चाहे वो धनायन वाला हो चाहे ऋणायन वाला हो, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते हैं, अर्थात ये फ्री स्टेट में नहीं होते, ये तो किसी ना किसी के साथ जुड़े होते हैं। और जुड़े होते हैं तो फिर आपको देखा होगा अगर कहीं O2 लिखा है तो उसको ऑक्सीजन बोलते हैं, लेकिन अगर कहीं ऐसे O लिखा है तो ऐसे तो लिखा नहीं होगा, या तो वो ऐसे लिखा होगा, तो हम बोलते नहीं है सोडियम ऑक्साइड। तो मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ, उस स्थिति में इसने अपना -2 चार्ज यूज कर रखा होगा। तो ये तो मैंने आपको फ्री स्टेट में इसलिए लिख के बता दिए, मुक्त अवस्था में इसलिए लिखे हुए हैं जिससे कि आप इनके नाम जान पाए कि इनको कहते क्या है, वरना ये ऐसे होते नहीं है। F- कुछ नहीं होता, F किसी के साथ कनेक्ट होगा, कनेक्ट किसके साथ होगा, जिसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया होगा और इसने ले लिया होगा, तो कनेक्ट होगा। तो जब ये कनेक्ट होगा तब इसको फ्लोरीन ना कहकर क्या बोलेंगे, फ्लोराइड, क्योंकि Cl को आप क्या कहते हो सामान्यतः क्लोरीन, लेकिन जब ये किसी से जुड़ा होगा तो क्या बोला जाता है, क्लोराइड। ऐसे Br- को क्या बोला जाता है, ब्रोमाइड। तो Br- नहीं होगा, Br किसी से कनेक्ट है तो समझ लीजिए वो Br- है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो हम देखते हैं इसके बाद, जैसे आपने पहले वाले नोट किए ऐसे आप इनको नोट कर लीजिए, और इसके बाद जब मैं आपको यौगिक के सूत्र लिखना बताऊंगा तो और ज़्यादा क्लियर होंगी। तो ये आपको नोट भी करना है कॉपी पर, धनात्मक वाले आयन या मूलक, ऋणात्मक वाले आयन और मूलक, साथ में इनके नाम और इनकी क्या संयोजकता होती है ये भी आपने याद करना है। फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा यौगिकों के सूत्र को बनाना या सूत्र से उनका नाम लिखना। तो समझ लीजिए इस चैप्टर की कम से कम 50% से ज्यादा क्वेश्चन तो इसी बात पर आधारित है, आप आसानी से कर पाएंगे और आगे की केमिस्ट्री समझने के लिए भी आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। तो इनको आप नोट कर लीजिए। तो देखिए संयोजकता चार्ट अर्थात धनायन ऋणायन मूलकों के नाम और किसकी कितनी संयोजकता होती है ये जानने के बाद हम उस चार्ट की सहायता से कुछ यौगिकों के सूत्र लिखने का प्रयास करते हैं और इसे समझने का भी प्रयास करते हैं। तो बड़े ध्यान से आपने देखना और सोचना है। जैसे मान लीजिए आपके पास आता है सोडियम सल्फेट, भाई सोडियम सल्फेट ऐसे इस टाइप से आ जाता है क्वेश्चन कि सोडियम सल्फेट की क्रिया कोई दूसरा यौगिक लिख दे उससे कराई जाती है। तो आपको ये तो पता हो कि सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम यौगिकों के सूत्र लिखते कैसे हैं। तो देखिए ये बिल्कुल जो नाम होते हैं ये खुद ही अपना हिंट दे रहे होते हैं कि क्या सूत्र बनने वाला है। देखिए आपको अपने और अपने जो परिवार के लोग हैं, दोस्तों के नाम हैं, उन्हें याद रखने में बड़ा दिक्कत होती होगी। जैसे मान लीजिए बहुत सारे, अगर आपसे पूछा जाए आपके गांव शहर में भाई पूरे मोहल्ले का नाम आप बताइए जरा क्या होता है, तो याद नहीं रख पाते। रीजन क्योंकि वो नाम लॉजिकल नहीं है,
लेकिन अगर आपने किसी का नाम बिगाड़ा है या अपने किसी दोस्त का नाम निकनेम रखा है तो आपको आसानी से याद होता है। क्यों? क्योंकि आपने उसके किसी विशेष गुण के आधार पर उसका नाम रखा होगा। सेम यहाँ है कि आप यहाँ देखिए कि यहाँ नाम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। बच्चे कहते हैं कई बार कि सर हमें नाम याद नहीं होते। अरे भाई, तुम्हें इतने सारी अपनी क्लास के बच्चों के नाम याद हो जाते हैं जबकि उन नाम का कोई लॉजिक नहीं, और इनके नाम याद नहीं होते उन्हें। क्यों? क्योंकि उनको ये पता ही नहीं होता किसको कहते क्या है, उसकी संयुक्ता क्या होती है। तो आप देखिए यहाँ पर मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे सोडियम सल्फेट का हमने सूत्र बनाना है, तो सोडियम किसको बोलते हैं भाई? Na को। बड़ा आसान तरीका, जिसको जो कहते हैं वो लिख लो। अभी मैंने सल्फेट को क्या कहा? SO4। सल्फेट हम SO4 को कहते हैं। अब इनकी संयुक्ता लिख लो इनके नीचे। तो सबसे पहले तो सूत्र बनाने के लिए क्या करना है, उसमें जो नाम आ रहा है उसका प्रतीक लिख लो। तो सोडियम का Na और सल्फेट का SO4। अब इनकी संयुक्ता लिख लो इन्हीं के नीचे। तो सोडियम की संयुक्ता 1 थी, क्योंकि 1 वाले कॉलम में लिखा था +1 होता है ना इस पर, तो यहाँ नहीं लिखना है चार्ज, तो 1। और सल्फेट लिखा था ऋणायन वाले मूलक में, जिसकी संयुक्ता थी 2। तो आपने इन आयन और या मूलक की संयुक्ता उन्हीं के नीचे लिख लेनी है, और फिर एक विपरीत चिन्ह लगा देना है ऐसे। भाई इसकी संयुक्ता इसके नीचे, इस वाले की इसके नीचे, इसका ये मतलब हुआ। तो Na के नीचे तो आ जाएगा 2 और SO4 के नीचे आ जाएगा 1। ऐसे मिलाकर लिख देंगे। अब 1 है तो उसके नीचे लिखेंगे नहीं, मतलब वो 1 तो है ही। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा Na2SO4, अर्थात सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला ये। बताइए कितना आसान। और अगर इसका आपको नाम मतलब सूत्र दिया है, नाम लिखना है, तो सीधे सीधे Na को क्या बोलते हैं? सोडियम। SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फेट। सोडियम सल्फेट। बहुत आसान काम है। ऐसे में और भी लिख रहा हूं, देखिए। अब आप एक बात और यहाँ समझिए, आप सोच रहे होंगे कि वहां तो आप चार्ज लिखा रहे थे, यहाँ तो चार्ज का कोई मतलब नहीं। देखिए वो चार्ज काउंट करके संयुक्ता पता चल गई। भाई Na के ऊपर 1 प्लस था तो 1 होगी संयुक्ता, SO4 के ऊपर 2 माइनस 4 थे तो उसकी संयुक्ता 2 होगी, तो वो यहाँ काउंट हो गई। या ऐसे समझ लीजिए, अगर मैं Na के ऊपर प्लस लिखता और SO4 के ऊपर 2 माइनस लिखता, तो आप ऐसे समझ लो, अगर मुझे Na और SO4 को मिलाना था तो भाई इस पर तो 1 प्लस है, उस पर 2 माइनस है, तो इस पर 1 और प्लस होना चाहिए। वो ऐसे तो आएगा नहीं, इसका मतलब ये कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो अब 2 प्लस हो गए, 2 माइनस से कैंसिल हो जाएंगे और ये आपस में ऐसे जुड़ जाएगा। तब भी तो ऐसे समझ सकते हैं, लेकिन चलिए खैर हम उस तरीके से क्यों ही जाएं, हम तो सीधी सी बात है कि जो भी जिसके ऊपर चार्ज है वो उसकी संयुक्ता है। तो आपको जब किसी यौगिक का सूत्र लिखना है तो आप सबसे पहले उस यौगिक के नाम में कौन आयन और कौन मूलक उपस्थित है उसके प्रतीक बना लो। सोडियम का Na, सल्फेट का SO4। फिर उनके नीचे उनकी संयुक्ता लिख लो, Na की 1, SO4 की 2। अभी अगर आपको याद नहीं है तो टेबल से देख लें। और देखिए जब आप इसको सीख रहे होंगे तो पहले उस संयुक्ता चार्ट को अपनी कॉपी पर नोट करें, इसके बाद यहाँ से आगे को वीडियो देखने की कोशिश करें, क्योंकि आप अपने सामने जब संयुक्ता चार्ट रखेंगे तो आप देखते जाएंगे कि किसकी कितनी संयुक्ता होती है, फिर अपना दिमाग थोड़ा ठीक से लगा पाएंगे। तो देखिए क्या करना है, यौगिक के नाम में जो आयन या मूलक उपस्थित हैं उनके प्रतीक लिख लेने हैं। इसके बाद इनके नीचे इनकी संयुक्ता लिख लेनी है और फिर ऐसे क्रॉस एरो लगाना है, अर्थात ये वाली संयुक्ता इसके नीचे और इसकी वाली इधर, माने आपस में एक दूसरे की संयुक्ता को एक्सचेंज करना है और फिर उनको ऐसे लिख देना है। किसी दूसरे यौगिक की बात करते हैं, मान लीजिए यही हो जाए पोटेशियम सल्फेट हुई। ये कुछ मैं ऐसे यौगिक लिख दे रहा हूं जो आपको एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा है। तो देखिए मैंने अभी क्या कहा, जब आपको यौगिक का नाम दिया है तो उस नाम में जो भी प्रतीक आप लिख पा रहे हैं उनको लिखना है। तो पोटेशियम को बोलते हैं कि सल्फेट को बोलते हैं SO4। इसके बाद इनकी संयुक्ता लिख लो, K की 1 होती है, SO4 की 2 होती है। क्रॉस एरो लगा दो, तो K के नीचे 2 और SO4 के नीचे 1 माने SO4, K2SO4। अगर आपसे कह दें एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ध्यान से देखिएगा, तो एल्यूमिनियम को कहते हैं Al और क्लोराइड कहते हैं Cl। तो जो Al की संयुक्ता है वो इसके नीचे, जो Cl की होती है वो इसके नीचे, तो इसकी 3 होती है, इसकी 1। इधर ऐसे क्रॉस एरो लगा लेंगे तो ये बन जाएगा AlCl3। देखिए कितना आसान हो रहा है। अगर आपसे कहते हैं बेरियम क्लोराइड, तो आप देखेंगे बेरियम को Ba बोलते हैं, क्लोराइड को Cl बोलते हैं। Ba की संयुक्ता 2 थी, Cl की 1।
क्रॉस एरो लगाएंगे तो Ba के नीचे 1 और Cl के नीचे 2, माने BaCl2। बेरियम का एक यौगिक बड़ा देखिए आएगा आपके एक्सरसाइज में भी आएगा, बेरियम सल्फेट। इसका सूत्र अगर आपने लाना हो तो देखिए बेरियम फिर से वही Ba और सल्फेट माने SO4। फिर इनकी संयोजकता लिख लीजिए, तो Ba की होती है 2 और SO4 की 2। यहाँ स्थिति क्या है देखिए, जब दोनों की संयोजकताएं बराबर हो जाएं तो आपको उनको निम्नतम अनुपात में लिखना है, क्योंकि ये भी आप कक्षा 11 में पढ़ेंगे। एक रासायनिक संयोग के नियम होते हैं, उनमें से एक नियम ये भी है कि जो यौगिकों में तत्व उपस्थित होते हैं उनके जो गुणांक होते हैं वो छोटे पूर्णांकों के रूप में होते हैं, अर्थात 2 को हम सरलतम अनुपात में 1 भी तो लिख सकते हैं। अब ऐसे क्रॉस एरो लगा दीजिए, तो Ba के नीचे भी 1 और SO4 के नीचे भी 1, तो माने सूत्र हो जाएगा BaSO4। अगर मान लीजिए बराबर ना भी होते, यहाँ 2 होता और यहाँ 4 होता, तो हम 2 से डिवाइड कर देते, तो यहाँ तो 1 हो जाता और वहाँ कितना हो जाता 2। अर्थात हमें उन संख्याओं को सरलतम रूप में लिखना है, छोटे से छोटे रूप में लिखना होता है, लेकिन दशमलव में नहीं होना चाहिए, पूर्णांक में ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए आप जो मैंने अभी यौगिकों के सूत्र लिखे हैं इनको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। अभी मैं और भी लिख देता हूँ जिससे आपको बहुत आसानी से ये बातें समझ में आए कि कैसे हम यौगिकों के नाम से सूत्र लिख पाते हैं। तो सपोज कीजिए एक यौगिक है कैल्शियम क्लोराइड, तो फिर से वही कैल्शियम बोलते हैं Ca को और क्लोराइड बोलते हैं Cl को। तो Ca की संयोजकता 2 और Cl की होती है 1। इनको अगर क्रॉस एरो लगाएं तो बनेगा CaCl2। ठीक, अगर मैं बोलूं कैल्शियम नाइट्रेट, तो कैल्शियम Ca को और नाइट्रेट बोलते हैं NO3। Ca की संयोजकता 2 और NO3 की कितनी होती है 1। ऐसे क्रॉस एरो लगाएंगे तो ये हो जाएगा CaNO3 का ट्वाइस, क्योंकि अब NO3 के नीचे 2 आएगा तो उस पूरे के नीचे आएगा, तो इसलिए उसको बोलते हैं होल ट्वाइस। कई बार आपने सुना होगा, होल माने पूरा, ट्वाइस माने दूना, पूरे का दूना, ये है उसका मतलब। अब बच्चे पता नहीं क्या शब्द बोलते रहते हैं। तो कैल्शियम नाइट्रेट, इसके बाद कैल्शियम को ही चलिए मैंने पकड़ लिया है, कैल्शियम सल्फेट। अभी जैसे मैंने बेरियम सल्फेट लिखा था, कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम फिर से वही Ca और सल्फेट माने SO4, Ca की 2 SO4 की 2। फिर सरलता अनुपात में लिखना है तो 1 ऐसे क्रॉस एरो करके आप क्या लिख पाओगे इसे CaSO4। तो देखिए बहुत सारे नाम तो आपको अभी सूत्र बनाने तो अभी आ गए होंगे, क्योंकि बार बार जब वो यूज हो रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम Al को बोलते हैं और सल्फेट SO4 को बोलते हैं। Al की संयोजकता 3 होती है, SO4 की 2 होती है। तो जैसे देखिए अगर हम इसे सरलतम रूप में लिखने की कोशिश करें तो नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करूं तो वहां दशमलव में संख्या आएगी, 2 से करूं तो यहाँ आ जाएगी। तो ये अपने सरलतम रूप में लिखा है क्योंकि पूर्णांक में है। तो इसमें आप क्रॉस एरो लगाएंगे तो Al के नीचे आएगा 2 और SO4 के नीचे आएगा 3, Al2SO4 का होल थ्राइड। तो इस प्रकार से आप यौगिक के नाम से सूत्र लिख सकते हैं। और अगर यहीं पर कहें कि सूत्र से नाम कैसे आएगा, तो देखिए बड़ा आसान है भाई, ये सूत्र है, इससे नाम लिखना है। तो Ca को क्या बोलते हैं कैल्शियम, Cl को क्या बोलते हैं क्लोराइड। कुछ बच्चे कहते हैं ये तो Cl2 है, इसे तो क्लोरीन कहते हैं। तो भाई जब Cl2 अलग से लिखा हो तब क्लोरीन कहो, लेकिन जब ये कनेक्ट होगा किसी से जुड़ा होगा तब Cl को क्लोराइड, Br को ब्रोमाइड। माने वो जो मैंने चार्ट बनाया है उसका मतलब ये है कि उन पर अगर चार्ज लिखा है इसका मतलब वो किसी से जुड़े हुए हैं, और जब वो जुड़े हुए हैं तो उनके नाम मैंने लिख दिए हैं कि ये होते हैं। तो देखिए CaCl2 का नाम कैल्शियम क्लोराइड। अब जैसे ये Ca को कैल्शियम, NO3 को क्या बोलते हैं नाइट्रेट, तो कैल्शियम नाइट्रेट ये है। Ca को कैल्शियम, SO4 को सल्फेट ये है। जैसे Al को एल्यूमिनियम, SO4 को सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इस प्रकार से आप सूत्र से नाम भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ मैंने नाम अभी लिखे हैं। इसके बाद में कुछ और नाम लिख रहा हूँ, उसमें हम कुछ ऐसे नाम लिखेंगे जिनमें जैसे अस और इक का यूज होगा। फिर वो कैसे करते हैं देखेंगे ध्यान से। तो देखिए अब हम कुछ यौगिक इस प्रकार के लिखते हैं जिनमें अस और इक जो वर्ड हैं वो यूज होते हैं। जैसे आप देखिए स्टेनस क्लोराइड, अगर हम इसका सूत्र लिखें तो स्टेनस हम Sn को बोलते हैं,
क्लोराइड Cl को बोलते हैं। लेकिन स्पेशली स्टेनस है, तो इसका मतलब जो टिन होता है उसकी एक संयोजकता 2 थी, एक 4 थी, तो अस आ रहा है तो इसने अपनी कम यूज की होगी, तो 2 और 4 होती है तो इसकी कितनी यूज होगी, 2। Cl की 1 होती है। ऐसे क्रॉस एरो लगाएंगे तो Sn के नीचे 1 और Cl के नीचे 2, SnCl2। अगर यही नाम ये होता स्टैनिक क्लोराइड, तो हम स्टैनिक भी Sn को ही बोलते हैं, क्लोराइड हम Cl को बोलते हैं। तो अब इक लगा है तो Sn ने अपनी ज्यादा वाली यूज की होगी और उसकी ज्यादा वाली संयोजकता होती है 4 और Cl की 1। इस प्रकार से क्रॉस एरो लगाएंगे तो ये हो जाएगा SnCl4। ऐसा एक नाम होता है क्यूप्रस क्लोराइड, और एक और लिख देता हूं ऐसे ही, इसे बोल रहे हैं क्यूप्रिक क्लोराइड। अब आप देखिए क्यूप्रस हो या क्यूप्रिक हो, आप इसे तो Cu लिखोगे, क्लोराइड Cl होता है, लेकिन अस होने की वजह से कॉपर अपनी कम संयोजकता यूज करेगा, तो कॉपर की संयोजकता 1 होती है 1 और 1 होती है 2, तो कम हुई इसकी 1, Cl की भी 1, तो फॉर्मूला हो जाएगा क्रॉस एरो लगा के CuCl। क्यूप्रिक में कॉपर ही आएगा, क्लोराइड Cl आएगा। कॉपर की इक है तो ज्यादा वाली संयोजकता होती है 2, Cl की 1 होती है, तो ऐसे क्रॉस एरो लगाएंगे तो हो जाएगा CuCl2। तो ये क्यूप्रिक क्लोराइड है। यहाँ पर एक बात और बता दूं, जब कोई अपनी ज्यादा वाली संयोजकता यूज कर रहा है तो उसमें इक आना है वर्ड लास्ट में, तो उसको हम उसकी सिंपल जो उसका नाम होता है उससे भी लिखते हैं। जैसे इसे हम स्टैनिक क्लोराइड को टिन क्लोराइड भी कह सकते हैं। टिन क्लोराइड माने ज्यादा वाली संयोजकता में उस धातु का जो सिंपल नाम होता है वो भी लिख दिया जाता है। जैसे इसे हम कॉपर क्लोराइड भी कह सकते हैं, कॉपर क्लोराइड। इसका मतलब उसने अपनी ज्यादा वाली संयोजकता यूज कर रखी है, तब उस धातु का जो सामान्य नाम है हम वो भी लिख देते हैं। तो क्यूप्रिक क्लोराइड को हम कॉपर क्लोराइड भी कह सकते हैं। तो आप ये समझ जाना, क्योंकि कई बार वो अभिक्रियाओं में ऐसे दे देगा कि कॉपर क्लोराइड की अभिक्रिया, तो आप सोचो कि यार कॉपर की मैं कम वाली यूज करूँ कि ज्यादा वाली, तो समझ जाइए कि सिंपल धातु का नाम लिखा है, इसका मतलब उसकी एक अवस्था है, और एक अवस्था है माने उसने अपनी ज्यादा वाली संयोजकता यूज की है। ऐसे 2 एग्जाम्पल और लिख देता हूं। एक होता है फेरस क्लोराइड, यहाँ पे लिख देता हूं, देखिए फेरस क्लोराइड। एक होता है फेरिक क्लोराइड, तो पहले फेरस लिख लेते हैं। तो फेरस हो तो लिखना तो Fe है, क्लोराइड का Cl होता है। तो अस है तो Fe अपनी कम संयोजकता यूज करेगा, तो Fe की एक संयोजकता होती है 2 और एक होती थी 3, तो यहाँ ये 2 यूज करेगा। Cl की एक होती है, क्रॉस एरो लगाएंगे FeCl2। ऐसे मैं भी बोल रहा था कि एक होता है फेरिक क्लोराइड, इसको यहाँ लिख देता हूँ फेरिक क्लोराइड। तो फेरिक में लिखेंगे तो इसको Fe, क्लोराइड को Cl। Fe की होती है 3 और Cl की 1, ऐसे क्रॉस एरो लगाएंगे तो बनेगा FeCl3। तो आप देखेंगे मैंने आपको आज आयन और मूलकों की संयोजकता लिखी एक चार्ट के माध्यम से, और फिर मैंने उस चार्ट की सहायता से किस प्रकार से यौगिकों के सूत्र या सूत्र से उनके नाम लिखे जा सकते हैं वो मैंने आपको बताया इस वीडियो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप अगर समझ गए तो आप समझिए कि इस चैप्टर की एक्सरसाइज या इस चैप्टर की मूलभूत जो बातें हैं वो आप समझ जाएंगे और आगे भी इसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो इसलिए आप इसको रिवाइज करके देखिए इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इस चैप्टर की जो नोट पॉइंट हैं उनको पढ़ेंगे और साथ में एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। तो मैं आपको ये पूरा आश्वस्त कर रहा हूँ कि 10th क्लास की साइंस में आपको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से पहले चैप्टर कंप्लीट करना जो भी उसमें थ्योरी होती है, और उसके बाद उसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज और कम से कम 20, 25, 30 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होंगे उसके साथ मैं आपको चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। तो आप इस चैनल पर जुड़े रहिए और जहाँ तक संभव हो अपनी कॉपी पर नोट्स जरूर बनाते रहें, जिससे कि आप उसको याद करते रहें, और कहीं कंफ्यूजन होता है तो वीडियो को देखें, वीडियो बार बार रिवाइज करके देखते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ।